नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवान एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूँ आपके साथ नीतीश कुमार सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है मेरे साथ अरविंद सिंह, भावी गुड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी। भैया बहुत बहुत आपका आभार है कि आप टाइम निकाले हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद आपको भी। आप भी आकर मेरे घर पर और मुझसे कुछ सत्कार करने की कोशिश की है आपने। बहुत सारी ये सवालें हैं जनता के मन में, आज भी लोग परेशान हैं। आप जैसा कि जानते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था, जो मेडिकल की जो दिक्कतें हैं आज भी तमाम गांव इलाके में, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपका फ्यूचर मैनिफेस्टो क्या होगा अगर आप जीत के जाते हैं विधानसभा में? मैं तो कई बार कई चैनलों पे भी कहा हूँ और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि हम अगर विधानसभा में जाएंगे तो वह तमाम कार्य जो जैसा आप कह रहे हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिन भी तरीकों से हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और जिस पर अभी तक पूर्व के जो भी सत्ता के लोग रहे हैं और जिनका नज़र नहीं गया है उस पर, वो तमाम चीज़ें जब हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो मेरी डायरी में नोट हो रही है। पंचायत वाइज जो समस्याएं हैं वो मेरे पास आज ही नोट हो रही है। जब मुझे मौका मिलेगा, जैसे मैं सदन में पहुंचूंगा उसको बड़ी तरह जी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा आप भाजपा से आते हैं, भाजपा के आप गुजरात में बहुत बड़े नेता भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे पिछले 15 सालों से या तो कहिए तो गठबंधन की सरकार है, उसमें भाजपा और नीतीश कुमार की है, फिर भी बेरोजगारी की जो समस्या है, जिसमें कम से कम 50 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं लॉकडाउन के समय, उसको लेकर आपका क्या राय रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं गुजरात में बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और मेरा ही बेरोजगारी की बात, तो अभी आपने देखा होगा कि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना जब देश में आई है और ये पूरा जब डाटा कलेक्ट हुआ है कि हाँ इस प्रदेश से कितने लोग प्रवासी लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार हो, ऐसा देखे हैं तो उन्होंने घोषणा किया है। तो ये जो पैकेज है, ये जो उनकी नीति और हमारी पार्टी की नीति, सरकार की नीति, जब हमारी नई सरकार आएगी और जब वो इस पर काम करना शुरू करेगी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी की दर अभी है, आने वाले समयों में वो फिर नौजवानों को लाभ मिलेगा और उसका प्रतिशत कम होगा। बहुत सारे जगह पे हम लोग भी गए हुए हैं, वहाँ भी लोगों से बात किया हमने। एक सवाल लोगों के मन में अभी जो नया जो नियम आया हुआ है नीतीश जी के सरकार में कि जितने भी SC ST के लोग हैं उनकी डेथ होने पे एक नौकरी दी जा रही है। तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि बिहार में अब जो कुछ भी है योग्यता से नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे गोली से नौकरी मिलेगी, गोली मारो नौकरी पाओ। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कहने का जो सोच है कि जो भी कमजोर वर्ग से लोग, चाहे SC ST से, जब इस टाइप की चलते चलते जीवन में कोई अमानवीय घटनाएं हो जाती है, कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, तो परिवार में एक जो व्यक्ति चला जाता है और कल एक अचानक स्थिति उस परिवार की जो स्थिति है वो लचर हो जाती है। तो उस सोच के साथ उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना, दुर्घटना, कोई हत्या अगर ऐसे कमजोर परिवारों के किसी व्यक्ति की होती है तो उस परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, ताकि जो परिवार जिस तरह से चल रहा है आगे से भी चले। उसके बीच उनका सोच ये है, उसको विपक्षी दल और अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से ले लिया है। मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं कोई ऐसी गलती नहीं है, उनका सोच पॉजिटिव। पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे कि आरा में एक घटना घटा, लेकिन वहाँ पे जब जी न्यूज वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे लोगों का ये मानना था, जो परिजन थे वही खुद बोल रहे थे कि नौकरी के लिए ऐसा हो गया। इस पर नहीं, ये सब भ्रामक बातें हैं। देखिए, जब भी कोई सरकार निर्णय लेती है, जब प्रदेश के हमारे मुखिया कोई चीज़ कहते हैं तो इसके अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में वो सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ है नहीं, और नहीं मुख्यमंत्री जी के कहने का किसी के पीछे का कोई आस है जी। लेकिन अभी जो चुनाव है, तत्कालीन जो चुनाव है, उसमें 15 साल बनाम 15 साल का चल रहा है कि पिछले 15 साल जो लालू जी का 15 साल रहा और फिर नीतीश जी का जो 15 साल रहा, तो जो डेवलपमेंट हुआ, जो क्राइम खत्म हुआ लगभग में, हम लोग तो ये भी जानते हैं जगह जगह क्राइम बहुत कम हुआ है, ऐसा मानना है लोगों का कहना है। तो इस पे आप इसको कितना पॉजिटिव वे में लेते हैं कि इससे कितना फायदा होने वाला है? 15 साल बनाम 15 साल जब आपका प्रश्न है, अगर उस 15 साल की अवधि को, आप तो अभी नौजवान हैं,
आपकी उम्र कम रही होगी, जी। अगर उस 15 साल की स्थिति को आप मीडिया से हैं जानना चाहेंगे और जैसे ही इस 15 साल का आकलन करेंगे तो सीधा सीधा अंतर आपको दिखाई दे जाएगा। उस 15 साल में बिहार कहाँ था, क्या परिस्थिति थी, मतलब वो सीन अब आपके सामने जैसे आपके मानस पटल पे आएगा, आपका रूप कहाँ जाएगा। वह 15 साल था और इस 15 साल में प्रदेश कहाँ है, सीधा दोनों को एक जगह कर देंगे, अंतर साफ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं न्यूज चैनलों पे, टीवी पे भी बहुत बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है वहाँ पे कि आरजेडी से लगभग 5 से 7 लाख युवा ज्वाइन कर चुके हैं। भावी जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के तेजस्वी जी, उनका कहना है कि यह साफ दर्शाता है कि सरकार जो है वो निष्क्रिय है रोजगार के पीछे, इसीलिए लोग जो युवा है इतने प्रताड़ित होकर इतना परेशान होकर आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। यह शुभ संकेत है आरजेडी को ज्वाइन करने का। आने वाला समय बताए, बहुत कम समय है। इस पूरे मसला पर तेजस्वी जी ने जो भी कहा है, हम बिना कुछ कहते हुए ये केवल कहेंगे कि इंतजार कीजिए समय, और जब ये चुनाव जीतेगा इसका जवाब मिलेगा। अपने विधानसभा की अगर बात कर लें आपसे तो 5 साल, पिछले 5 सालों में अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन आप ही देख रहे होंगे गोरिया कोठी के बहुत सारे गांव हैं या फिर मदारपुर बसंतपुर के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में लगभग 6 महीने में बहुत सारे सड़कें का निर्माण हुआ, बहुत सारी चीजें नई नई लाई गई यहाँ पे कि विधायक जी द्वारा जो मैनिफेस्टो है उनका कि दुधरा में बनवाएंगे, बसंतपुर को जिला बनवाएंगे। ये कामें पहले भी हो सकती थी, लेकिन ये नया इस पे क्या नीति हो सकता है? अब ये तो इसका बहुत सुंदर जवाब और सटीक जवाब आदरणीय विधायक जी दे पाएंगे कि कौन कौन सा मैनिफेस्टो लाया है। हमको धरती पर कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन पिछले जो आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप भी देख रहे होंगे कि जितना भी आजकल शिलान्यास हो रहा है, इस शिलान्यास का आपको कुछ लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है आप लोगों को? हम लोग क्यों नुकसान हो रहा है, जनता सब कुछ जानती है। आदरणीय विधायक जी कोई शिलान्यास कर रहे हैं, मुझे क्या नुकसान है, अच्छा है। मतलब कि चुनाव के समय में इतना ज्यादा काम दिखाना जनता के प्रति, इससे तो नुकसान तो हो सकता है। यही सोच है ना, यही सोच है। जिस पार्टी की अब चर्चा करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस पार्टी के प्रतिनिधि का यही सोच है कि 5 साल कुछ नहीं करे और चुनाव के समय कुछ कर दे, तो इससे ठीक नहीं चलेगा, इससे किसी समाज का उत्थान नहीं होगा। ये उनकी सोच धरी की धरी रहेगी और आज के समय में जनता में बहुत अवेयरनेस है, उसका सही जवाब आगे है समय दे देगी। आपको क्या लगता है, आप मानते हैं इस बात को कि बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति धर्म जो आरजेडी के लिए है, एमवाई समीकरण उसका के लिए आप फॉरवर्ड लेके चलते हैं, इसमें कुछ रखा हुआ है या फिर जाति धर्म से ऊपर लोग उठ के इस बार चुनाव को लड़ने वाले हैं? जाति धर्म से ऊपर उठकर तो इस देश ने चुनाव 2014 में ही लड़ गया। ये देश का जनादेश हमारे यशस्वी महानायक महामानव के नेतृत्व में जो 2014 का चुनाव हुआ था, देश ने जाति धर्म से ऊपर उठकर सारी बंधनों को तोड़कर और एक बड़ा जनादेश दिया 14 में भी और 19 में भी। तो वो कहा रह गया, हम लोग का तो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें जाति धर्म का कोई नाम है क्या? लेकिन वो तो केंद्र सरकार की बात है, वही राज्य सरकार पर अगर बात करेंगे तो आप राजस्थान भी भाजपा छोड़ी मोदी जी के नेतृत्व में, झारखंड भी छोड़ी, छत्तीसगढ़ भी छोड़ी, इसीलिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बिहार में क्या कुछ ये जाति धर्म वाला जो रूल है वो चलने वाला है या फिर लोग उससे ऊपर उठ के, इस पे हम सवाल कर रहे हैं। एकदम बिहार में भी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने भाईचारा, स्नेह और प्रेम को कायम रखते हुए एक सशक्त एनडीए की सरकार जो चल रही है, आने वाले समय में भी लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं। आने वाले समय में भी मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव बाद हमसे मिलेगा, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने भगवान रूपी जनता, गोरिया कोठी के जो भी जनता है उनके लिए, क्या कुछ आपका संदेश होगा आगे के चुनाव को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता जनार्दन, जो लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ है, जो जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उन पर मैं यही अपील करूंगा कि इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी जो कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए कोरोना के मानकों का पालन करते हुए और इस चुनाव में हर चीज से ऊपर उठकर एक प्रतिनिधि को चुने,
हर जाति धर्म दल से ऊपर उठकर एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो उनके सुख दुख में उनका सहभागी बने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और जिसके विजन में, जिसके सोच में विकास हो, जिसके सोच में एक भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा करने का ताकत हो, जिसके सोच में अपना पराया का कोई फर्क नहीं हो, ऐसे प्रतिनिधि को सिलेक्ट कर, वो प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, जनता के जनमानस पे उसको चुने और दलगत भावना से ऊपर उठकर वोट करें। एक आखिरी सवाल आपसे, हम लोग हर जगह लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बिहार के समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक अभिशाप के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं कि समाज का एक अभिशाप बन चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगी इस बार अगर भाजपा एनडीए की जो गठबंधन की सरकार आती है, या फिर अभी भी भ्रष्टाचार चल ही रहा है? बहुत लोगों का मानना है भ्रष्टाचार मुक्त तो ये देश हो गया है, और हमारी सरकार जहां भी है, सीधा सीधा हिसाब है, जितने जमीन पर धरातल पर जो भी योजनाएं चल रही है, आज आप देख रहे हैं कि कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा है, सीधे हमारे किसान भाई को सीधे खाते में पैसा भेजा जा रहा है, किसी भी योजना का पैसा सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। एक जमाना था जब यहाँ कैश लेकर प्रखंड के कर्मचारी घुमा करते, पेंशन देते थे हाथ से, इंदिरा आवास का पेमेंट होता था कैश से, आज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, सीधे खाता धारक को मिलेगा। तो क्या है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के रास्ते में एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार, हम लोग बिल्कुल इस पर मानना है, आने वाले समय में भी जो समस्याएं जैसे जैसे संज्ञान में सरकार के लिए आती जाएगी, उस पर सख्ती से सरकार निर्णय लेगी, और मैं मानता हूं कि कुछ दिनों में इससे जरूर मुक्ति जनता को मिलेगी। आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्षेत्र में भी बाढ़ को लेकर जो देख रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि जब एक बार बाढ़ आता है, जो पिछले 5 साल का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है सरकार का, वो खत्म हो जाता है। आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे, कई जगह सड़कें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मतलब एक ये कहिए तो विकास रीडेवलपमेंट की ओर चल पड़ता है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो विकास है वो निरंतर, अगर एक बार सड़क बन गया तो उसके आगे की सड़क बने, विकास आगे की तरफ बढ़ता रहे, लेकिन जब तक ये बाढ़ की समस्या नहीं खत्म, तब तक हमारे यहाँ की जो 111 गोरिया कोठी विधानसभा है उसका तो विकास संभव नहीं है। कोई भी आपदा ये कह कर नहीं आता। कोरोना आपको मालूम था कि कोरोना आएगा देश में, ऐसे ही बाढ़ की विभीषिका है, सारे हमारे लोग लगे रहे। चाइना के साथ एक कूटनीतिक चाल चल के नेपाल ने जो गलतियां की, कुछ समय बिना किसी कारण के अकारण पानी छोड़ा, जिसके चलते हमारा सारण तटबंध है, जिसके चलते बाढ़ इस विधानसभा क्षेत्र में और कई विधानसभा क्षेत्र हमारे प्रभावित हुए। मैं मानता हूं कि अगर वह नहीं हुआ होता, उस कूटनीतिक के दूसरे पड़ोसी देश के, अपने मित्र के साजिश के अगर हम शिकार नहीं होते या तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो जब आपदा कोई आती है तो सरकार उसके लिए खड़ी रहती है। बाढ़ के समय में भी सरकार पूरी तरीके से, हमारे सारी मशीनरी, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था और उस पर निपटने में हम सक्षम नहीं हुए। तो जब भी ऐसी कोई समस्याएं आती है तो रोड रफ्ता, ये तमाम चीजें बाधित होती है, फिर सरकार उस पर काम करेगी, सरकार उस पर हाथ में हाथ रख के बैठी करेगी। तो एक असंभावित परिस्थितियां हैं जो किसी के भी जीवन में और किसी सरकार में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये उसमें देखना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या कोई विषम परिस्थिति हमारे प्रदेश में, हमारे जनता जनार्दन के बीच या समाज में कोई समस्या आ गई तो उसकी सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं। लेकिन इस सरकार इसको रोकने के लिए तो प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हम इसको अगले साल से हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि इससे जनता जो जनार्दन प्रभावित हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, कई लोगों का घर बह गया पानी में, जो तटबंध के किनारे हैं, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि कम से कम पानी आए, या फिर उसको ऐसा बनाया जाए जिससे पानी आए ही नहीं। एकदम सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, और मैं मानता हूं कि जिस तरह से बाढ़ की क्षति हुई है इस बार या कई वर्षों से जो इस तरह का तांडव हो रहा है, जिससे हमारे सड़कें, पुल और जो ग्रामीण इलाके में किसान वगैरह प्रभावित हो रहे हैं, सरकार के मुखिया इस पर जरूर, मुझे लगता है कि आने वाली नई सरकार हमारी होगी एनडीए की, उस पर जरूर मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी बड़े पदाधिकारी इस पर चर्चा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस आने वाले नई सरकार में इस पर कुछ ठोस रणनीति बनेगा ताकि ऐसी परिस्थितियों से निजात दिलाया जा सके।
जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप टाइम निकाले हम लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए और इस गोयाकुठी विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवान एक्सप्रेस न्यूज़ को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे ही समाज में जागरूकता फैलाते रहें और आप लोगों ने विषम परिस्थिति में कोरोना काल से लेकर बाहर में जो समाज को जागरूक कराया है, सभी चीज़ों को जो बाहर लाने का काम किया, इसके लिए हृदय दिल से बधाई। आपका न्यूज़ चैनल भी खूब प्रगति करे, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवान एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है मेरे साथ अरविंद सिंह, भावी गोयाकुठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी। भैया बहुत बहुत आपका आभार है कि आप टाइम निकाले हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद आपको भी। अभी आकर मेरे घर पर और मुझसे कुछ सत्कार करने की कोशिश की है आपने। बहुत सारी ये सवालें हैं जनता के मन में, आज भी लोग परेशान हैं। आप जैसा कि जानते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था, जो मेडिकल की जो दिक्कतें हैं आज भी तमाम गांव इलाके में, उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपका फ्यूचर मैनिफेस्टो क्या होगा अगर आप जीत के जाते हैं विधानसभा में? मैं तो कई बार कई चैनलों पे भी कहा हूँ और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि हम अगर विधानसभा में जाएंगे तो वह तमाम कार्य जो जैसा आप कह रहे हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिन भी तरीकों से हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और जिस पर अभी तक पूर्व के जो भी सत्ता के लोग रहे हैं और जिनका नज़र नहीं गया है उस पर, वो तमाम चीज़ें जब हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो मेरी डायरी में नोट हो रही है। पंचायत वाइज जो समस्याएं हैं वो मेरे पास आज ही नोट हो रही है। जब मुझे मौका मिलेगा, जैसे मैं सदन में पहुंचूंगा उसको बड़ी तरह जी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा आप भाजपा से आते हैं, भाजपा के आप गुजरात में बहुत बड़े नेता भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे पिछले 15 सालों से या तो कहिए तो गठबंधन की सरकार है, उसमें भाजपा और नीतीश कुमार की है, फिर भी बेरोजगारी की जो समस्या है, जिसमें कम से कम 50 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं लॉकडाउन के समय, उसको लेकर आपका क्या राय रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं गुजरात में बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मेरा ही बेरोजगारी की बात, तो अभी आपने देखा होगा कि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना जब देश में आई है और ये पूरा जब डाटा कलेक्ट हुआ है कि हाँ इस प्रदेश से कितने लोग प्रवासी लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार हो, ऐसा देखे हैं तो उन्होंने घोषणा किया है। तो ये जो पैकेज है, ये जो उनकी नीति और हमारी पार्टी की नीति, सरकार की नीति, जब हमारी नई सरकार आएगी और जब वो इस पर काम करना शुरू करेगी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी की दर अभी है, आने वाले समयों में उसमें नौजवानों को लाभ मिलेगा और उसका प्रतिशत कम। बहुत सारे जगहों पे हम लोग भी गए हुए हैं, वहाँ भी लोगों से बात किया हमने। एक सवाल लोगों के मन में अभी जो नया जो नियम आया हुआ है नीतीश जी के सरकार में कि जितने भी SC/ST के लोग हैं उनकी डेथ होने पे एक नौकरी दी जा रही है। तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि बिहार में अब जो कुछ भी है योग्यता से नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे गोली से नौकरी मिलेगी, गोली मारो नौकरी पाओ। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कहने का जो सोच है कि जो भी कमजोर वर्ग से लोग, चाहे SC/ST से, जब इस टाइप की चलते चलते जीवन में कोई अमानवीय घटनाएं हो जाती है, कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, तो परिवार में एक जो व्यक्ति चला जाता है और कल एक अचानक स्थिति उस परिवार की जो स्थिति है वो लचर हो जाती है, तो उस सोच के साथ उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना, दुर्घटना, कोई हत्या
अगर ऐसे कमजोर परिवारों के किसी व्यक्ति की होती है तो उस परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, ताकि जो परिवार जिस तरह से चल रहा है आगे से भी चले। उसके बीच उनका सोच ये है, उसको विपक्षी दल और अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से ले लिया है। मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं कोई ऐसी गलती नहीं है, उनका सोच पॉजिटिव। पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे कि आरा में एक घटना घटा, लेकिन वहाँ पे जब जी न्यूज वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे लोगों का ये मानना था, जो परिजन थे वही खुद बोल रहे थे कि नौकरी के लिए ऐसा हो गया। इस पे नहीं, ये सब भ्रामक बातें हैं। देखिए, जब भी कोई सरकार निर्णय लेती है, जब प्रदेश के हमारे मुखिया कोई चीज़ कहते हैं तो इसके अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में वो सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ है नहीं, और नहीं मुख्यमंत्री जी के कहने का किसी के पीछे का कोई आशय है जी। लेकिन अभी जो चुनाव है, तत्कालीन जो चुनाव है, उसमें 15 साल बनाम 15 साल का चल रहा है कि पिछले 15 साल जो लालू जी का 15 साल रहा और फिर नीतीश जी का जो 15 साल रहा, तो जो डेवलपमेंट हुआ, जो क्राइम खत्म हुआ लगभग में, हम लोग तो ये भी जानते हैं जगह जगह क्राइम बहुत कम हुआ है, ऐसा मानना है लोगों का भी, लोगों का कहना है। तो इस पे आप इसको कितना पॉजिटिव वे में लेते हैं कि इससे कितना फायदा होने वाला है? 15 साल बनाम 15 साल जो आपका प्रश्न है, अगर उस 15 साल की अवधि को, आप तो अभी नौजवान हैं, आपकी उम्र कम रही होगी, अगर उस 15 साल की स्थिति को आप मीडिया से हैं जानना चाहेंगे और जैसे ही इस 15 साल का आकलन करेंगे तो सीधा अंतर आपको दिखाई दे जाएगा। उस 15 साल में बिहार कहाँ था, क्या परिस्थिति थी, मतलब वो सीन अब आपके सामने जैसे आपके मानस पटल पे आएगा, आपका रूप कहाँ जाएगा। वह 15 साल था और इस 15 साल में प्रदेश कहाँ है, सीधा दोनों को एक जगह कर देंगे, अंतर साफ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं न्यूज चैनलों पे, टीवी पे भी बहुत बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है वहाँ पे कि आरजेडी से लगभग 5 से 7 लाख युवा ज्वाइन कर चुके हैं। तो भावी जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के तेजस्वी जी, उनका कहना है कि यह साफ दर्शाता है कि सरकार जो है वो निष्क्रिय है रोजगार के पीछे, इसीलिए लोग जो युवा है इतने प्रताड़ित होकर, इतना परेशान होकर आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। यह शुभ संकेत है आरजेडी को ज्वाइन करने का। आने वाला समय बताए, बहुत कम समय है। इस पूरे मसला पर तेजस्वी जी ने जो भी कहा है, हम बिना कुछ कहते हुए ये केवल कहेंगे कि इंतजार कीजिए समय, और जब ये चुनाव बीतेगा इसका जवाब मिलेगा। अपने विधानसभा की अगर बात कर लें आपसे, तो 5 साल, पिछले 5 सालों में अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन आप ही देख रहे होंगे गोरिया कोठी के बहुत सारे गाँव हैं, या फिर मदारपुर, बसंतपुर के बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में, लगभग 6 महीने में बहुत सारे सड़कें का निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ें नई लाई गई यहाँ पे कि विधायक जी द्वारा जो मैनिफेस्टो है उनका कि दुधरा में एम्स बनवाएंगे, बसंतपुर को जिला बनवाएंगे। तो ये कामें पहले भी हो सकती थी, लेकिन ये नया इस पे क्या नीति हो सकता है? अब ये तो इसका बहुत सुंदर जवाब और सटीक जवाब आदरणीय विधायक जी दे पाएंगे कि कौन कौन सा मैनिफेस्टो बनाया है। हमको धरती पर कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन पिछले जो आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप भी देख रहे होंगे कि जितना भी आजकल शिलान्यास हो रहा है, इस शिलान्यास का आपको कुछ लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है आप लोगों को? हम लोग क्यों नुकसान होगा, जनता सब कुछ जानती है। आदरणीय विधायक जी को शिलान्यास कर रहे हैं, मुझे क्या नुकसान है, अच्छा है। मतलब कि चुनाव के समय में इतना ज्यादा काम दिखाना जनता के प्रति, इससे तो नुकसान तो हो सकता है। यही सोच है ना, यही सोच है। जिस पार्टी की अब चर्चा करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस पार्टी के प्रतिनिधि का यही सोच है कि 5 साल कुछ नहीं करे और चुनाव के समय कुछ कर दे, तो इससे नहीं चलेगा, इससे किसी समाज का उत्थान नहीं होगा। ये उनकी सोच धरी की धरी रह गई और आज के समय में जनता में बहुत अवेयरनेस है, उसका सही जवाब आगे है समय दे देगी। आपको क्या लगता है, आप मानते हैं इस बात को कि बिहार में बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जाति धर्म जो आरजेडी के लिए है, MOI समीकरण के लिए आप फॉरवर्ड लेके चलते हैं, इसमें कुछ रखा हुआ है? फिर जाति धर्म से ऊपर लोग उठ के इस बार चुनाव को लड़ने वाले हैं? जाति धर्म से ऊपर उठकर तो इस देश ने चुनाव 2014 में ही लड़ गया। ये देश का जनादेश हमारे यशस्वी महानायक, महामानव के नेतृत्व में जो 2014 का चुनाव हुआ था, देश ने जाति धर्म से ऊपर उठकर सारी बंधनों को तोड़कर और एक बड़ा जनादेश दिया, 14 में भी और 19 में भी। तो वो कहा रह गया, हम लोग का तो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
इसमें जाति धर्म का कोई नाम है क्या? लेकिन वो तो केंद्र सरकार की बातें हो गई। राज्य सरकार पर अगर बात करेंगे तो आप राजस्थान भी भाजपा छोड़ी मोदी जी के नेतृत्व में, झारखंड भी छोड़ी, छत्तीसगढ़ भी छोड़ी। इसीलिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बिहार में क्या कुछ ये जाति धर्म वाला जो रूल है वो चलने वाला है या फिर लोग उससे ऊपर उठ के, इस पे हम सवाल कर रहे हैं। एकदम बिहार में भी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने भाईचारा, स्नेह और प्रेम को कायम रखते हुए एक सशक्त एनडीए की सरकार जो चल रही है, आने वाले समय में भी लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं। आने वाले समय में भी मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव बाद हमसे मिलेगा, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने भगवान रूपी जनता गोरिया कोठी के जो भी जनता है उनके लिए? क्या कुछ आपका संदेश होगा आगे के चुनाव को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता जनार्दन, जो लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ है, जो जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उन पर मैं यही अपील करूंगा कि इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी जो कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए कोरोना के मानकों का पालन करते हुए और इस चुनाव में हर चीज से ऊपर उठकर एक प्रतिनिधि को चुने। हर जाति धर्म दल से ऊपर उठकर एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो उनके सुख दुख में उनका सहभागी बने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और जिसके विजन में, जिसके सोच में विकास हो, जिसके सोच में एक भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा करने का ताकत हो, जिसके सोच में अपना पराया का कोई फर्क नहीं हो, ऐसे प्रतिनिधि को सिलेक्ट कर, वो प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, जनता के जनमानस पे उसको चुने और दलगत भावना से ऊपर उठकर वोट करें। एक आखिरी सवाल आपसे, हम लोग हर जगह लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बिहार के समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। एक अभिशाप के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं कि समाज का एक अभिशाप बन चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगी इस बार अगर भाजपा एनडीए की जो गठबंधन की सरकार आती है, या फिर अभी भी भ्रष्टाचार चल ही रहा है? बहुत लोगों का मानना है भ्रष्टाचार मुक्त तो ये देश हो गया है, और हमारी सरकार जहां भी है, सीधा सीधा हिसाब है, जितने जमीन पर धरातल पर जो भी योजनाएं चल रही है, आज आप देख रहे हैं कि कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा है। सीधे हमारे किसान भाई को सीधे खाते में पैसा भेजा जा रहा है, किसी भी योजना का पैसा सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। एक जमाना था जब यहाँ कैश लेकर प्रखंड के कर्मचारी घुमा करते थे, पेंशन देते थे हाथ से, इंदिरा आवास का पेमेंट होता था कैश से। आज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, सीधे खाता धारक को मिलेगा। तो क्या है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के रास्ते में एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार, हम लोग बिल्कुल इस पर मानना है, आने वाले समय में भी जो समस्याएं जैसे जैसे संज्ञान में सरकार के लिए आती जाएगी, उस पर सख्ती से सरकार निर्णय लेगी, और मैं मानता हूं कि कुछ दिनों में इससे जरूर मुक्ति जनता को मिलेगी। आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्षेत्र में भी बाढ़ को लेकर जो देख रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि जब एक बार बाढ़ आता है, जो पिछले 5 साल का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है सरकार का, वो खत्म हो जाता है। आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे, कई जगह सड़कें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मतलब एक ये कहिए तो विकास रीडेवलपमेंट की ओर चल पड़ता है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो विकास है वो निरंतर, अगर एक बार सड़क बन गया तो उसके आगे की सड़क बने, विकास आगे की तरफ बढ़ता रहे, लेकिन जब तक ये बाढ़ की समस्या नहीं खत्म तक हमारे यहाँ की जो 111 गोरिया कोठी विधानसभा है उसका तो विकास संभव नहीं है। कोई भी आपदा ये कहकर नहीं आता। कोरोना आपको मालूम था कि कोरोना आएगा देश में, ऐसे ही बाढ़ की विभीषिका है। सारे हमारे लोग लगे रहे, चाइना के साथ एक कूटनीतिक चाल चल के नेपाल ने जो गलतियां की, कुसमय बिना किसी कारण के अकारण पानी छोड़ा, जिसके चलते हमारा सारण तटबंध है, जिसके चलते बाढ़ इस विधानसभा क्षेत्र में और कई विधानसभा क्षेत्र हमारे प्रभावित हुए। मैं मानता हूं कि अगर वह नहीं हुआ होता, उस कूटनीतिक के दूसरे पड़ोसी देश के, अपने मित्र के साजिश के अगर हम शिकार नहीं होते या तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो जब आपदा कोई आती है तो सरकार उसके लिए खड़ी रहती है। बाढ़ के समय में भी सरकार पूरी तरीके से, हमारे सारी मशीनरी, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था और उस पर निपटने में हम सक्षम भी हुए। तो जब भी ऐसी कोई समस्याएं आती है तो रोड रफ्तार, ये तमाम चीजें बाधित होती है, फिर सरकार उस पर काम करेगी।
सरकार उसके हाथ में हाथ रख के बैठी है करी। तो एक असंभावित परिस्थितियां हैं जो किसी के भी जीवन में और किसी सरकार में भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये उसमें देखना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या कोई विषम परिस्थिति हमारे प्रदेश में, हमारे जनता जनार्दन के बीच या समाज में कोई समस्या आ गई तो उसकी सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं। लेकिन इस सरकार इसको रोकने के लिए तो प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हम इसको अगले साल से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इससे जनता जो जनार्दन प्रभावित हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, कई लोगों का घर बह गया पानी में, जो तटबंध के किनारे हैं, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि कम से कम पानी आए या फिर उसको ऐसा बनाया जाए जिससे पानी आए ही नहीं। एकदम सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और मैं मानता हूं कि जिस तरह से बाढ़ की क्षति हुई है इस बार या कई वर्षों से जो इस तरह का तांडव हो रहा है जिससे हमारे सड़कें, पुल और जो ग्रामीण इलाके में किसान वगैरह प्रभावित हो रहे हैं, सरकार के मुखिया इस पर जरूर मुझे लगता है कि आने वाली नई सरकार हमारी होगी एनडीए की, उस पर जरूर मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी बड़े पदाधिकारी इस पर चर्चा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस आने वाले नई सरकार में इस पर कुछ ठोस रणनीति बनेगा ताकि ऐसी परिस्थितियों से निजात दिलाया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप टाइम निकाले हम लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए और इस गोयाकुठी विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान एक्सप्रेस न्यूज़ को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे ही समाज में जागरूकता फैलाते रहें और आप लोगों ने विषम परिस्थिति में कोरोना काल से लेकर बाढ़ में जो समाज को एक जागरूक कराया है, सभी चीज़ों को जो बाहर लाने का काम किया है, इसके लिए हृदय दिल से बधाई। आपका न्यूज़ चैनल भी खूब प्रगति करे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है मेरे साथ अरविंद सिंह, भावी गोयाकुठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी। भैया बहुत बहुत आपका आभार है कि आप टाइम